अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीनियर ऑडिटर के लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने जो थी ये चीज़ें डिस्कस की थी। इसमें सबसे पहले पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये था कि अगर प्रोक्योरमेंट एजेंसी की लिमिट जो है किसी भी चीज़ परचेज करने के लिए, किसी भी आइटम्स को परचेज करने या सर्विसेज को हायर करने के लिए, अगर उसकी लिमिट जो है फाइनेंशियल लिमिट से इंक्रीज कर जाती है। फाइनेंशियल लिमिट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो 40,000 की लिमिट होती है। अगर 40,000 तक प्रोक्योरमेंट एजेंसी की रिक्वायरमेंट फिल हो जाती है तो फिर तो उसने कोटेशन के जरिए जो है कोटेशन कॉल करके अपनी नीड को डन कर लेना है। लेकिन अगर उसकी लिमिट जो है वो फाइनेंशियल लिमिट से इंक्रीज कर जाती है, यानी कि 5 लाख से लेकर हो जाती है, तो फिर इस सूरत में जो है उसने प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज फ्लोट करनी है। ठीक है, या बिडर या सप्लायर्स को कॉल करनी है। तो उस सूरत तो इसके बाद जो है हमने डिस्कस किया था कि जब प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज फ्लोट हो जाएगी या बिडर्स को कॉल हो जाएगी तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसका मेथड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज को किस मेथड के जरिए हम एडवर्टाइज पब्लिश कर सकते हैं। तो इसका ये हमने मेथड पढ़ा था कि अगर प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज की लिमिट जो है वो 5 लाख से लेकर 30 लाख तक है, तो इस सूरत में जो हम एडवर्टाइज पब्लिश करेंगे वो अथॉरिटी की वेबसाइट पे करेंगे, और इसके साथ ही अगर ज़रूरी हुआ तो प्रोक्योरमेंट एजेंसी की अपनी वेबसाइट पे उस पर भी इसको अपलोड या पब्लिश किया जाएगा। नंबर 2 हमने पढ़ा था कि अगर फाइनेंशियल लिमिट जो है वो 30 लाख से भी इंक्रीज कर जाती है तो इस सूरत में फिर प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है उसको हम पब्लिश करेंगे इसके अथॉरिटी की वेबसाइट के साथ साथ हम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ के न्यूज़पेपर में हम इशू करेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर में हमने ये मज़ीद डिस्कस किया था कि वो 2 नेशनल डेलीज होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब एक इंग्लिश में और दूसरा उर्दू न्यूज़पेपर में जो है ये पब्लिश होना एडवर्टाइज का लाजमी है। इसके बाद हमने पढ़ा था इसका रिस्पॉन्स टाइम कि अगर नेशनल बिडिंग है तो उसके लिए रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 15 डेज है। अगर है इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग है तो इस सूरत में उसके लिए 30 डेज होने चाहिए। ठीक है, इसके फर्दर भी हमने बहुत सारी इसकी डिटेल पढ़ी थी कि वर्किंग डे कहाँ से शुरू होते हैं, कब क्या होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस किया। इसके बाद नंबर 4 हमने डिस्कस किया, एक्सेप्शन हमने डिस्कस की थी। उसमें यही था कि किस सूरत में हम प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज को पब्लिश या फ्लोट नहीं कर सकते। उसमें जो मेजर काजेस थी या मेजर रीजन बताई गई थी कि कहीं अगर नेशनल सिक्योरिटी के को ख़तरा हो या कहीं कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीकेज का ख़तरा हो जिससे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हो या कि इमरजेंसी आ जाए या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कोई थ्रेट पहुंचती हो, तो इस सूरत में आप फिर प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम इससे फर्दर डिस्कस करेंगे प्री क्वालिफिकेशन है ना, डिसक्वालिफिकेशन। ये तमाम जो है ये तमाम सप्लायर और कंट्रैक्ट से रिलेटेड है कि प्री क्वालिफिकेशन के लिए हम कौन से कंट्रैक्ट या बिडर्स जो है कॉल कर सकते हैं या प्री क्वालिफिकेशन की सूरत में हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे, और नंबर 6 जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ब्लैक लिस्टिंग। तो सबसे चलते हैं। आज पहला पॉइंट है हमारे पास प्री क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कंट्रैक्टर्स। ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन कब हम कॉल कर सकते हैं, तो ये है जी प्री क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर एंड कंट्रैक्टर। ये रूल नंबर 15 डील करता है। ठीक है, रूल नंबर 15 आपने लाजमी याद रखना है कि प्री क्वालिफिकेशन सप्लायर कंट्रैक्टर जो है किस रूल के तहत डिस्कस होते हैं या हमें इसकी प्रोविजन किस रूल के तहत मिलती है। तो ये रूल नंबर 15 है। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट ये है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है टेंडर फ्लोट करने से पहले या प्रपोजल इन्वाइट करने से पहले जो है ये कर सकती है कि किसी भी कंट्रैक्टर या सप्लायर को कॉल कर सकती है फॉर प्री क्वालिफिकेशन। ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर उसको सर्विसेज से सर्विसेज चाहिए या सिविल वर्क्स या टर्नी प्रोजेक्ट हैं, इस सूरत में
उसने क्या करना है कि सप्लायर को पहले कॉल करना है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसने चेक करने हैं, तमाम लिमिट, फाइनेंशियल लिमिट उसकी चेक करनी है, टेक्निकलिटी चेक करनी है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और मैनेजर कैपेबिलिटी है, ये तमाम जो है वो पहले कॉल कर लेगी ताकि टेंडरिंग का जो प्रोसेस हो उससे पहले ये तमाम चीज़ें क्वालिफाई हो जाएं कि वेदर कि ये कंट्री या सप्लायर जो है इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी रखता है या नहीं रखता। मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर सर्विसेज का है तो सर्विसेज का उसका एक्सपीरियंस है कि या नहीं, या सिविल वर्क से रिलेटेड अगर उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, या जबकि हमें इसकी चाहिए कि कोई ऐसा एक्सपेंसिव नेचर का कोई वर्क हो, ये तो यहाँ टेक्निकल कम्प्लेक्स इक्विपमेंट हमें ज़रूरत हो, तो इस सूरत में जो है पहले डॉक्यूमेंट्स टेंडर फिल आउट होने से पहले ही किसी भी सप्लायर और कंट्रैक्टर के जो है वो प्री क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स कॉल किए जाते हैं फॉर प्री क्वालिफिकेशन। ठीक है, जितने भी इंटरेस्टेड फर्म्स होती हैं वो अपनी जो है इंटेंशन इसके लिए जाहिर कर देती है और फिर वो जो है वो इसमें प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ये प्री क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये प्रोक्योरिंग एजेंसी की इनविटेशन पे भी सप्लाई कंट्रैक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई अगर बंदा डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि वो इंटरेस्टेड होना चाहिए। क्या नहीं कि ऐसा नहीं कि बस ये आके बस उसने एक जैसे नॉर्मलिटीज वो जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट और ऐसे नहीं, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो फिर ही वो इस फ्रेम वर्क में या इस प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर पॉइंट 2 है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी वाइल एंगेजिंग इन प्री क्वालिफिकेशन में टेक इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स नेमली। ठीक है, जब भी कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी अगर उसने प्री क्वालिफिकेशन कॉल की है तो उसके लिए वो सबसे पहले जो भी फर्म्स हैं या जो भी सब कंट्रैक्टर हैं उनकी ये चीज़ें जो है उसने चेक करनी है इन प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो है वो चेक किया जाएगा रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, कि उस एजेंसी या उस सप्लायर या कंट्रैक्टर का जो है या फर्म का रेलिवेंट एक्सपीरियंस या पास्ट परफॉर्मेंस उसकी क्या थी, ये प्री क्वालिफिकेशन में आती है। ठीक है, इसी तरह कैपेबिलिटी विद रिस्पेक्ट पर्सन रिक्वायरमेंट एंड प्लांट, इसी तरह प्लान से रिलेटेड उसकी क्या कैपेबिलिटी या उसके पास पर्सन रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन, इसी तरह जी अप्रोप्रिएट मैनेजर कैपेबिलिटीज एंड एनी अदर फैक्टर दैट ए प्रोक्योरिंग एजेंसी में डीम रेलिवेंट नॉट इनकंसिस्टेंट विद दीज रूट। तो ये पॉइंट सेकंड था कि प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में इंगेज होने से पहले ये तमाम चीज़ें जो है किसी भी फर्म या सप्लाई या कंट्रैक्टर की वो कॉल करेगी। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास रूल नंबर 16। अब ये है प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस। प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में जो है हमने डिस्कस करना है कि प्री क्वालिफिकेशन का इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, द प्रोक्योरिंग एजेंसी engaging in pre-qualification shall announce in the pre-qualifying documents all information required for pre-qualification including instructions for preparation and submission of the pre-qualification documents, evaluation criteria, list of documentary evidence required by suppliers or contractor to demonstrate their respective qualification and in the that the procurement agency deemed necessary for pre-qualification। ठीक है, तो किसी भी फर्म ने या सप्लायर ने इसमें प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है तो प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है उसके लिए बिल्कुल वाज़ेह इंफॉर्मेशन जो है प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में या डॉक्यूमेंट्स में जो है वो इंटीमेट कर देती है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है किसी भी फर्म ने अगर प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है तो उसके लिए इस तरह इंफॉर्मेशन तैयार होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स तमाम होने चाहिए। उसका एवेल्यूएशन क्राइटेरिया भी उस तमाम प्रोसेस में बताया होता है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो भी जो है इस प्रोसेस में बताया होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड होते हैं सप्लाई या फर्म वो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोक्योरिंग एजेंसी से हासिल करेंगे। तो इस हासिल करने से पहले उनको जो है वो क्या करना पड़ेगा जी, उनको एक पेमेंट ऑफ प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो पेमेंट ऑफ प्राइस होती है ये रिलेटेड होती है ये तमाम एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो कि प्रिंटिंग पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राइस का जो मतलब लिया जाता है, यहाँ पे प्राइस का मतलब है जी कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स ओनली। ठीक है, तो प्राइस का मतलब यहाँ पे ये लिया जाता है। नंबर 3 है हमारे पास के द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल प्रॉम्प्टली नोटिफाई ईच
supplier or contender submitting an application to pre-qualify whether or not it has been pre-qualified and shall make available to any person that are involved in the pre-qualification process। ठीक है, एजेंसी जो है किसी भी फर्म के प्री-क्वालिफिकेशन प्रोसेस में जब वो शामिल हो गया तो इसके बाद वो फौरी इसको नोटिफाई भी करेगी कि ये जो है फॉर्म्स या सप्लायर जो है ये सक्सेसफुल हो चुके हैं या प्री क्वालिफाइड हो चुके हैं कंपटीशन बिडिंग के लिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि सिर्फ वो उन सप्लायर्स को वो कॉल करेगी जिनको के प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने नोटिफाइड कर दिया है या वो प्री क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो इसके बाद वो फर्दर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नंबर 4 है जी, प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल कम्युनिकेट टू दो सप्लायर और कंट्रैक्टर हु हैव नॉट बीन प्री क्वालिफाइड द रीजन फॉर नॉट प्री क्वालिफाइंग देम। ठीक है, अच्छा, जो सप्लायर या कंट्रैक्ट या फर्म जो है वो प्री क्वालिफाइड नहीं हो सकती या नहीं हुई, तो उस सूरत में उनके लिए जो है प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो उनको इंटीमेट करेगी थ्रू रीजंस। ठीक है, उसमें बाकायदा रीजन मेंशन करेगी कि जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं हो सके। नंबर 16 है, हमारे पास है 16A, ये न्यू इंसर्शन है PPR रूल्स में। ठीक है, 16A, तो 16A ये जो है इंसर्शन शामिल की गई थी 15 मई 2020 में। तो इसका जो है सब्जेक्ट है जी प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज आइटम्स सर्विसेज एंड कमोडिटी थ्रू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स। ठीक है, कि इसका मतलब यह है कि अगर कॉमन यूज़ की चीज़ें किसी भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी को चाहिए या सर्विसेज चाहिए या कमोडिटी, तो इसके लिए वो है बजाय के प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज के या बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के बजाय वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के जरिए जो है ये तमाम चीज़ें कॉल कर सकती है। ठीक है, जिनको हम आम लैंग्वेज में पेटी आइटम्स कहते हैं। ठीक है, मैंने रोज़मर्रा के यूज़ की जो चीज़ें हैं उनको जो है प्रोक्योरमेंट एजेंसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के जरिए जो है वो कॉल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के जरिए ये तमाम चीज़ें परचेज कर सकती है या हायर कर सकती है। ठीक है, तो 16 का नंबर 1 पॉइंट है कि द प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल अरेंज द प्रोक्योरमेंट थ्रू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स ऑफ रिकरेंट और कॉमन यूज आइटम। ठीक है, जो बार बार इस्तेमाल वाली चीज़ें हो या कॉमन यूज की चीज़ें हो, तो इसके लिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी क्या कर सकती है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के जरिए इनको ये तमाम चीज़ें परचेज कर सकती है। इसमें यह भी शामिल है सर्विसेज इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सर्विसेज एंड दोज कमोडिटी हुज मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करती है ड्यूरिंग टर्म ऑफ द एग्रीमेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, इसमें ये वो तमाम सर्विसेज या वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनकी प्राइस फिक्स नहीं रहती या जिनकी प्राइसेज जो फ्लक्चुएट होती रहती हैं पूरा साल। तो इस सूरत में जो है प्रोक्योरमेंट एजेंसी फ्रेमवर्क के जरिए ये तमाम चीज़ें परचेज करेंगे या हायर करेंगे, लेकिन इसकी लिमिट भी बता दी गई कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट है 3 ईयर्स तक है। नंबर 2 है, प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल prepare provisional annual estimates including description, specification, statement of requirements and quantities based on rational demand estimates। ठीक है, तो इसके लिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी क्या करेगी, एनुअल एस्टिमेट्स भी बनाएगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के में इन्वॉल्व या उसमें उसको एग्जीक्यूशन से पहले जो है वो एनुअल एस्टिमेट्स भी बनाएगी। नंबर 3 हमारे पास बेस्ड ऑन सच एस्टिमेट्स प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल इनिशिएट द प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स फॉर सिलेक्शन ऑफ सप्लायर एंड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जब प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने तमाम एस्टिमेट्स बना लिए हैं, तमाम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद वो सप्लायर और कंट्रैक्टर को जो है प्री क्वालिफिकेशन के लिए का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। ठीक है, नंबर 4 है कि ओपन एंड क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स में बी मेड विद द सिलेक्टेड सप्लायर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, ओपन एंड क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डेफिनेशंस के चैप्टर में, तो उस ओपन फ्रेमवर्क और क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स ये भी जो है सप्लायर इसके तहत भी सप्लायर कंट्रैक्टर को जो है सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के वो 1 साल से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसकी लिमिट है वो 1 साल के लिए है। नंबर 5 है द प्रोक्योरमेंट एजेंसी में ऑन नीड बेसिस प्री क्वालिफाई न्यू सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स विद द प्रीवियसली प्री क्वालिफाइड सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो नंबर 5 ये है कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है तो अब नीड बेस पे, ठीक है, किसी भी सप्लायर को प्री क्वालिफाई कर सकती है या जो ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड है उनके साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के जरिए फर्दर उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकती है। नंबर 6 है द अथॉरिटी शैल मेक रेगुलेटरी गाइडलाइंस और टेम्पलेट
फॉर प्रोक्योरमेंट थ्रू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स। ठीक है, अथॉरिटी क्या करेगी कि तमाम जो है तमाम इस प्रोसेस को लीगलाइज करेगी या रेगुलेशंस और गाइडलाइंस भी बनाएगी कि अगर कहीं भी इशू आ जाए तो उसको फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के जरिए जो है सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स में हम क्या करते हैं कि तमाम चीज़ें जो हम प्री डिटरमाइन कर देते हैं, मैंने हमने प्राइस भी फिक्स कर लेते हैं कोई आइटम्स की कि अगर फिक्स नहीं करते तो उसमें हम जो है बार्गेनिंग कर लेते हैं ताकि इस जो है इसमें कहीं भी डिस्प्यूट ना आ सके। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो रिलेटेड हैं प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड, वो प्रोक्योर एजेंसी उससे रिलेटेड तमाम भी रूल और रेगुलेशन जो है वो पहले ही सेटल कर लेती है ताकि कहीं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के जरिए जो है कहीं डिस्प्यूट ना आ जाए, सप्लाई यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बना। ये था इसका पॉइंट नंबर 16B। ये भी न्यू इंसर्शन है, ये भी न्यू इंसर्शन हुई थी 15 मई 2020 में। ठीक है, ये है जी प्री एडजस्टमेंट फॉर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स। ठीक है, कि प्राइस को पहले प्राइस एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत। अगर हमने कोई चीज़ परचेज करनी है तो या सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है तो फिर इस सूरत में क्या होगा। ठीक है, नंबर 1 इसका पॉइंट है जी द प्रोक्योर एजेंसी may during the contract execution accept a request to make price adjustment under circumstances of normal price volatility and shall make a comparison of the prices requested against the national and international price indicator guide adopted by the authority and verify the justification for such price adjustment। ठीक है, कि प्रोक्योर एजेंसी जो है वो कोई भी कंट्रैक्टर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के साथ के तहत अगर उसने कोई कंट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है तो जो भी प्राइस दी गई है फर्म्स की तरफ या सप्लायर की तरफ से, तो उसका ये मुआवजा करेगी तमाम उन प्राइसेस से जो कि अथॉरिटी ने जो है नोटिफाई कर दी हैं। ठीक है, उनके साथ उन प्राइसेस के साथ वो कंपैरिजन करेगी कि या वेदर के जो अथॉरिटी ने प्राइसेस नोटिफाइड की है नेशनल या इंटरनेशनल या इंटरनेशनल इंडिकेटर गाइड के तहत, वेदर वो उनसे ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। ठीक है, वो इसका मुआवजा करेगी ये इसके प्राइस एडजस्टमेंट होने से पहले। ठीक है, और इसकी जस्टिफिकेशन को वेरीफाई भी करेगी। नंबर 2 है द प्रोक्योर एजेंसी शैल डिटरमाइन द फैक्टर और परसेंटेज ऑफ प्राइस एडजस्टमेंट अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रोक्योर एजेंसी ये भी डिटरमाइन करेगी और कि परसेंटेज ऑफ प्राइस किस हद तक प्राइस एडजस्टमेंट का परसेंटेज क्या होना चाहिए। ठीक है, और ये जो परसेंटेज का डिटरमाइन होगा इसकी बाकायदा अप्रूवल होनी चाहिए प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। ठीक है, जिसको जो कि किसी भी मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होता है उसको कहते हैं जी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर या PAO। ठीक है, तो ये होता है किसी भी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है। नंबर 17 मतलब रूल नंबर 17 हमारे पास है क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कंट्रैक्टर्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन सप्लायर और कंट्रैक्टर की बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं जी। प्रोक्योर एजेंसी एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स हैविंग क्रेडिबल रीजंस फॉर और prima facie evidence of any defect in supplier contractor's capacities may require the supplier or contractor to provide information concerning their professional, technical, financial, legal or managerial competence whether already pre-qualified or not। ठीक है, प्रोक्योर एजेंसी ये किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्लायर या कंट्रैक्टर से जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकती है अगर वेदर उसकी प्रोफेशनल या टेक्निकल या फाइनेंशियल लीगल मैनेज कम्पिटेंसी उसकी कैसी है। ठीक है, वो क्वालिफाई बेशक वो प्री क्वालिफाइड हो चुका हो या ना भी हुआ हो, लेकिन अगर उसको प्रोक्योर एजेंसी को कहीं भी शक पड़ जाता है किसी भी चीज़ के सिलसिले में या उसको ये पता चल जाता है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है, जिस जो वर्क इसको अवार्ड किया गया है, तो इस सूरत में जो है वो किसी ये उसकी प्री क्वालिफिकेशन इसकी क्वालिफिकेशन को किसी भी वक्त किसी भी टाइम वो प्रोक्योर एजेंसी चेक कर सकती है किसी भी फर्म्स की। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटीज़ को। ठीक है, प्रोवाइड दैट सच क्वालिफिकेशन शैल ओनली बी लेट डाउन आफ्टर रिकॉर्डेड रीजन देयर फॉर इन राइटिंग दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ दैट प्रोग्राम प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये इसका हिसाब भी बनाया जी। अगर कहीं शक हो जाता है उसने तमाम ये क्वालिफिकेशन चेक कर लें। ठीक है, तो फिर ये तमाम रीज़न भी इसमें लिख दी जाएंगी कि वाकई ये इसके लिए क्वालिफाई है या नहीं क्वालिफाई करे। रूल नंबर 18 है हमारे पास डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर एंड कंट्रैक्टर। ठीक है, जब भी एक प्रोक्योर एजेंसी को ये पता चल जाता है या ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है कि
ये कंट्राक्शन सप्लायर है जो इसने जो भी इंफॉर्मेशन प्री क्वालिफिकेशन में दी है वो सही नहीं है या वो उसमें फ्रॉडलेंट का खदशा है, तो इस सूरत में जो है वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है उस सप्लायर या कंट्रैक्टर जो है उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन की बेस क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, सिर्फ के डाउट की शक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 19, रूल नंबर 19 है ब्लैक लिस्टिंग ऑफ सप्लायर एंड कंट्रैक्टर, ठीक है। ब्लैक लिस्टिंग ऑफ सप्लायर एंड कंट्रैक्टर, अगर प्रोक्योर एजेंसी को ये पता चल जाता है इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस वो गलत हैं, वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, तो इस सूरत में जो है प्रोक्योर एजेंसी किसी भी कंट्रैक्टर और फर्म को ब्लैक लिस्ट कर सकती है, ठीक है। जिसके की भी इंफॉर्मेशन उसके पास या जिसके मतलब उसको शक है कि इसकी इन्फॉर्मेशन या प्रोफेशनल कैपेबिलिटी या टेक्निकल कैपेबिलिटी, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी फर्म या कंट्रैक्टर, ये तमाम जो है वो मेल इंटेंशन बेस पे थी या मेल प्रैक्टिसेस पे थी, तो इस सूरत में जो है ब्लैक प्रोक्योर एजेंसी उस कंपनी या सप्लायर को क्या कर देगा, ब्लैक लिस्ट कर देगा और इसकी इंटीमेशन जो है वो अथॉरिटी को लाजमी इंटीमेट करेगी इसके बारे में, ठीक है, ताकि जो है ये जो ब्लैक लिस्ट कंट्रैक्ट या सप्लायर हो चाहे नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस में जो है उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में फर्दर इन्वॉल्व ना हो सके किसी भी एजेंसी के साथ, ठीक है। तो दिस इज एंड ऑफ वीडियो।